Hello students, till now we have completed the taxonomic categories. We have studied about taxonomic hierarchy. Today we will be talking about taxonomic aids, which are herbarium, botanical garden and museum. Okay. टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, मतलब जो भी इंडिविजुअल है उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखने में, इंडिविजुअल को क्लासिफाई करने में टेक्सोनॉमिकल एड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो एड्स आती हैं ये हर्बेरियम होते हैं, बोटेनिकल गार्डन होते हैं, म्यूजियम होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, सैंक्चुरीज होती हैं, कीज आप एक टर्म पढ़ेंगे, मैनुअल होता है, फ्लोरा होता है, कैटलॉग होता है। बट आज हम मेनली हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन और म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां मैं कहूँगी ये नोट करिए, वो नोट करना, जो नहीं होगा, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा वो आप दोबारा से एनसीईआरटी पे पढ़ लेंगे, उसको आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि ये नाम आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का आपको सही से जो भी यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इनकी दी गई हैं वो आपको आती होंगी। उसके साथ ही हालांकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था आपको कि जो सुफिक्स लगेगा, जो किसी भी कैटेगरी के पीछे लगेगा, वो क्या होगा, फिर भी आप एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। किंगडम के साथ बयानटा इंपॉर्टेंट मैं बोल दूंगी। फाइलम और डिवीजन के साथ लगता है फाइटा, सब फाइलम के साथ लगता है फाइटीना, क्लास के साथ लगता है ऑप्सिडा, ओके, सब क्लास के साथ लगता है आइडई, सब ऑर्डर के सुपर ऑर्डर के साथ लगता है एनई, ऑर्डर के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है एल्स, ठीक है। ऑर्डर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, एल्स जो है वो यूज़ किया जाता है, समझ गए आप। सुपर ऑर्डर के साथ सब, और आई एम सॉरी मैं बार बार थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ। सुपर ऑर्डर के साथ एनई, ऑर्डर के साथ एल्स, सब ऑर्डर के साथ एनई, सुपर फैमिली के साथ ए रही, फैमिली के साथ एसी यूज किया जाता है, कुछ एक्सेप्शंस आपको जो हैं वो मिलती हैं। सब फैमिली के साथ ओइडई, ट्राइब के साथ एआई एंड सब ट्राइब के साथ इनई। याद रखिए जीनस और स्पीसीज के लिए एज सच नाम के एंडिंग के लिए सुफिक्स का कोई इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं होता है। तो मेनली आपको ये चार याद रखने की ज़रूरत है कि फाइलम के साथ फाइटा यूज़ होता है, क्लास पे ऑप्सिडा लगता है, और ऑर्डर जब खत्म होता है यूजुअली एल्स देखने को मिलता है। प्लांट्स में ज़्यादातर फैमिली जब एंड करती है तो हमें एसी जो है वो लास्ट में दिखता है, ठीक है। अब देखिए ये एनसीईआरटी से आगे मैं पढ़ा रही हूँ आपको टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, तो ध्यान से हर एक लाइन सुनिएगा और हर एक लाइन का मीनिंग जो है वो सही से समझिएगा। Taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agricultural, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. देखिए कहते हैं कि बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी जो प्लांट है उसके बारे में उसकी टेक्सोनॉमिक स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, किसी भी एनिमल की अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, क्या वो हमें अच्छा देगा, क्या उससे हमें खतरा है, ये सब हम जान लेते हैं। तो ये सारी जानकारी जो होती है ये एग्रीकल्चर में, कृषि में, फॉरेस्ट्री में और जो भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होती है। प्लस हमको बायो रिसोर्सेज मतलब लिविंग रिसोर्सेज जो कि हमारे काम के हैं उनके बारे में भी जानने का मौका मिलता है। हम अलग अलग बायो रिसोर्सेज के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि ये प्लांट है, इसको जो सीड है, इसका सीड जो है ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज को दूर कर सकता है, तो अब आप क्या करेंगे, उस प्लांट को आप पहचान लेंगे, उस प्लांट का एक क्लासिफिकेशन होगा, आपको पता है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी टेक्सोनॉमिक स्टडी हो चुकी है, तो अब आप उस पर्टिकुलर प्लांट का खेती शुरू कर देंगे, ठीक है। और बहुत से लोग उस फसल को लेंगे भी क्योंकि उस प्लांट का जो सीड है वो किसी बीमारी को दूर करता है।
इसीलिए जब आप किसी भी प्लांट, एनिमल और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उसका पूरा टेक्सोनॉमिक स्टडी कर लेते हैं, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जब क्लासिफिकेशन करते हैं मतलब हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। जब हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद हम उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, एज अ बायो रिसोर्स भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दीज स्टडीज मतलब जो भी अगर आप ये पढ़ रहे हैं, जो भी टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं, दीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कह रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है सही से, तो इसका मतलब है कि पहले किसी ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमिक स्टडीज करके हमें कुछ फायदा हो सकता है, तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सही से हुआ हो, हमें उस ऑर्गेनिज्म को सही से पहचानना जरूरी है। तो कोई भी स्टडीज जो हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो हैं, वो इंश्योर करती हैं, उनमें ये इंश्योर होना जरूरी होता है कि क्लासिफिकेशन सही से हुई हो और आइडेंटिफिकेशन भी सही से हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानना चाहते हैं, उसको सही से क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, आपको जंगलों में जाना पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढना पड़ता है, उसकी अलग अलग वेराइटीज़ को देखना पड़ता है, फिर आप अच्छे से सेफली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाते हैं और अपनी लैबोरेटरी में उसको देखते हैं, उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए जो है ज़रूरी है हम सही से क्लासिफिकेशन करें, सही से आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, फिर अगर आपको सही से क्लासिफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को और आगे आपको उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट चाहिए, तो अच्छे से ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छे से आइडेंटिफाई करना है तो फील्ड में जाइए, अच्छे से काम करिए, अच्छे से अपनी लैब में काम करिए। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि जो भी आप कलेक्ट करके लाए हैं फील्ड से, वो एक स्पेसिमन की तरह काम करता है। वो एक स्पेसिमन होता है जिसको देख के आप उसके पूरे कैरेक्टर्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और फिर उसको रखेंगे प्लांट और एनिमल किंगडम में, किसी डिवीजन में रखेंगे, कोई क्लास उसको दे देंगे, कोई ऑर्डर में रख देंगे और इसी तरह फैमिली, जीनस और स्पीसीज भी उसको असाइन कर देंगे। ठीक, तो यही होता है वो स्पेसिमन, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली जिसको देख के आप पूरी क्लासिफिकेशन दे देंगे, वही आपका स्पेसिमन होता है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज is essential and is the prime source of taxonomic studies। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई कि अगर आप कहते हैं कि what is the prime source of taxonomic studies, तो बिल्कुल एक्चुअल स्पेसिमन मिलना चाहिए तुम्हें किसी भी स्पीसीज का। कोई पेड़ तुम देख रहे हो, किसी पेड़ की प्रॉपर्टीज तुम्हें जाननी है, तो उस पेड़ का असली स्पेसिमन, रियल स्पेसिमन आपको लाना पड़ेगा, तभी आप सही से उसको टेक्सोनॉमिकली स्टडी कर पाएंगे। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। ठीक है, अगर आपको सिस्टमैटिक्स को देखें, टैक्सोनॉमी जो है सिस्टमैटिक्स भी वही है, बस सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशन को भी साथ में जोड़ लेते हैं। तो ये जो है कि सही से स्पेसिमेन को कलेक्ट करिए, उसको सही से पहचानिए। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक्स के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि टेक्सोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ गए? इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and the information gathered is also stored along with the specimen। जो स्पेसिमन आप लेके आए हैं, जो ओरिजिनल स्पेसिमन आप लेके आए हैं, वो स्पेसिमन उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप मैंगो लेके आए, समझ लो कि पहलीनियस आप ही हैं, आप ही ने पहली बार मैंगो को देखा, आप पूरा मैंगो लेके आएंगे, उसके पूरे कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे।
जो मैंगो आप लेकर आए वो एक स्पेसिमन होगा जिसको देख के आप उसके पूरे कैरेक्टर्स बताएंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो जितना भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो स्पेसिमन को देख के ही किया जाता है, इसीलिए लिखा है कि स्पेसिमन, इट इज मतलब स्पेसिमन जो है वो क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन उस स्पेसिमन से मिलती है उस इंफॉर्मेशन को स्पेसिमन के साथ ही लिख दिया जाता है। इन सम केसेस द स्पेसिमन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। कई बार स्पेसिमन को प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि जिंदगी में जो आने वाला वक्त है, आगे की जो जनरेशन होगी वो भी उस स्पेसिमन की स्टडी कर पाए, उसको देख पाए, ठीक है। तो कई बार स्पेसिमन को फ्यूचर स्टडी के लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब क्या होगा प्रिजर्व करना है तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स to store and preserve the information as well as the specimen. बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, कुछ प्रोसीजर्स बनाए हैं, कुछ टेक्निक्स बनाई हैं। उन प्रोसीजर्स और टेक्निक्स की हेल्प से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्पेसिमन को भी स्टोर करते हैं और उसके साथ साथ उस स्पेसिमन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। Some of these are explained to help you understand the uses of these aids. तो आगे आपको कुछ एड्स के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे ही स्पेसिमन के बारे में, कुछ ऐसे ही प्रिजर्व्ड मटेरियल्स के बारे में जो कि हमें हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो ओवरऑल जो ये पैराग्राफ कहता है, ये कहता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम उनकी टेक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं तो हमको एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री सब तरफ को हेल्प मिलती है। हम नए नए बायो रिसोर्सेज को जो है वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हमें सही से इनकी स्टडी करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि ये ऑर्गेनिज्म सही से क्लासिफाइड हो और सही से इन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया गया हो। और आइडेंटिफाई करने के लिए, सही से क्लासिफाई करने के लिए हमको फील्ड में जाना होगा, लैब में बहुत टाइम काम करना होगा, ठीक। और ये फील्ड में जाना, लैब में काम करना, यही चीज़ें जो हैं ये सिस्टमैटिक्स के लिए भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हमने लिया उसके बारे में जो हमें जानकारी लिखनी है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हमने उसका एक हिस्सा लिया। जैसे कि मैंने कहा ना, मैंगो के बारे में आपने लिखना है तो आप एक मैंगो ले आए, उसके पत्ते भी ले आए, है ना। तो फिर आपने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया। तो जो मैंगो आप लाए हैं वो क्या होगा, स्पेसिमन होगा। तो स्पेसिमन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कुछ भी देखना है बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट आपको नया मिला है तो आप उस प्लांट को लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। वो प्लांट आपके लिए क्या होगा, स्पेसिमन होगा। कई बार इन स्पेसिमन को फ्यूचर की स्टडीज के लिए भी प्रिजर्व किया जाता है। तो इसी स्टडी में सबसे पहला नाम आता है हर्बेरियम का। याद रखेंगे कि ये भी जो है वो एनसीईआरटी से ही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर्बेरियम एग्जैक्टली होता क्या है। हर्बेरियम ना बेटा एक शीट सी होती है, एक शीट होती है हर्बेरियम शीट, ठीक है। उस हर्बेरियम पे क्या किया जाता है, जो प्लांट है उसको सुखा के लगा दिया जाता है और इसके साइड में जो है यहाँ पे उसका नाम, कहाँ से वो मिला था, उसका लोकल नाम क्या है, उसका फैमिली क्या है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी जाती है। तो ये क्या बन गया, ये भी एक हर्बेरियम शीट बन गया, एक तरह से हमारे लिए स्पेसिमन बन गया जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो हर्बेरियम जो है प्लांट्स का स्टोर हाउस है, एनिमल्स का मत समझिएगा। हर्बेरियम प्लांट्स का एक स्टोर हाउस होता है जिसमें प्लांट के स्पेसिमेन को रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, प्लांट स्पेसिमेन को सुखाया जाएगा, उसको प्रेस किया जाएगा और एक शीट पे प्रिजर्व कर दिया जाएगा। फर्दर दी सीड्स आर अरेंज्ड
अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और बाद में अगर इन सीड्स को अरेंज भी करना है तो देखिए, जैसे किंगडम प्लांट ही है तो सारे प्लांट्स को रखेंगे, लेकिन जो एक क्लास का होगा, जो सेम डिवीजन का होगा, उन सारे को सेम में रखेंगे। जो सेम क्लास का होगा उसको फिर सेम क्लास में रखेंगे, फिर जो आगे सेम फैमिली को हुआ उसको सेम फैमिली में रखेंगे, इस तरह से। तो जो अरेंजमेंट होता है सीड्स का वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब दीज स्पेसिमेंस, ये जो अभी हमने स्पेसिमन जो है वो लगाए हर्बेरियम शीट पे, इनका क्या काम है? These specimen along with their description on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use. अब ये स्पेसिमन और इनके साथ जो हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं आगे यूज़ की जा सकती हैं, आगे ये हेल्पफुल हो जाता है मटेरियल। हम इजीली जान सकते हैं कि ये प्लांट कौन सी क्लास का है, कौन सी फैमिली का है, क्योंकि स्पेसिमन के साथ जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन लिखा होगा। ठीक, अगर देखिए, अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं लिखा होता तो आपको बार बार खुद से क्लासिफाई करना होता है ना। इसीलिए ऐसे स्पेसिमन जिनको कि ड्राई करके, प्रेस करके फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है, ऐसे स्पेसिमन के पर उनका इंफॉर्मेशन भी लिखा होता है, तो ये फ्यूचर यूज के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family and collector's name। तो कहते हैं कि हर्बेरियम शीट पे एक लेबल लगाया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। उस इंफॉर्मेशन में लिखा जाता है कि कौन से दिन, कौन सी डेट पे इस स्पेसिमन को कलेक्ट किया गया था। इस स्पेसिमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे जो नाम है, लोकल नेम क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसके साथ ये भी मेंशन करिए कि कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करता है और जो इस स्पीसीज को कलेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। मतलब फटाफट से अगर आपको स्टडी करना हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो आप फटाफट से उसका हर्बेरियम, खासतौर पे प्लांट को फटाफट से उसका हर्बेरियम उठा के लाएंगे और उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ लेंगे। तो इसीलिए ये बिल्कुल फास्ट क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करते हैं जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज किसी भी स्पीसीज की कर रहे होते हैं। तो अगर उस स्पीसीज का स्पेसिमेन पहले से प्रेजेंट है, पहले से उसका हर्बेरियम बना हुआ है, तो हमें फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम सीधा उस हर्बेरियम शीट को देख के इसके किसी भी स्पीसीज के बारे में, खासतौर पे प्लांट स्पीसीज के बारे में पता लगा सकते हैं। स्पेसिमन जो है उनको ट्रीट किया जाता है 0.1। अब ये एनसीईआरटी पे नहीं लिखा है, आप नोट कर लेंगे। जो स्पेसिमन जो बनाया गया उसको 0.1 मर्क्यूरिक क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है ताकि फंगस उस पर अटैक ना कर सके। ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम शीट का साइज कितना होता है। तो स्टैंडर्ड साइज है 29 स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई 29 इंटू 43 सेंटीमीटर। ठीक। और जो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिकन साइज है, स्टैंडर्ड साइज कितना है 29 इंटू 43 सेंटीमीटर, नॉर्थ अमेरिकन है 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर और इसको हम 11.5 इंटू 16.5 इंचेस भी कहते हैं। तो आपका ये साइज याद रखना जरूरी है। ठीक है। ये देखिए हर्बेरियम जो है इस तरह से बनाया गया है। अब मैं फिर से बता दूं क्या किया गया। सपोज करिए कि आप किसी फील्ड में गए, आपने कोई प्लांट स्पेसिमन कलेक्ट किया। आप बहुत सेफली उस प्लांट को जो है वो निकाल के लाएंगे ताकि उस प्लांट के सारे हिस्से जो हैं वो इंटैक्ट रहें, सेफ रहें। ठीक। आप ले आए, आप उसको ड्राई करेंगे। सबसे पहले आपने समझ लिया ना पूरा इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सब कुछ समझ लिया। फिर आप उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप दो न्यूज़पेपर के बीच में, समझ लीजिए, उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है। जब ड्राई कर लिया, प्रेस कर लिया, ठीक है, तो फिर अब आप उसको एक हर्बेरियम शीट पे चिपका देंगे थ्रेड की हेल्प से।
जैसे आप करते हैं ना, कोई फूल लीजिए, आप फूल लेके आए, अब उसको जो है वो सुखाएंगे। हालांकि जब हर्बेरियम बनता है तो मशीन में सुखाया जाता है, आप अपनी किताब में डाल देते हैं, प्रेस कर देते हैं, है ना, और वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। उसी तरीके से हर्बेरियम में जब स्पेसिमेन बनाया जाता है, हर्बेरियम शीट जब बनाया जाता है, तो उस दौरान भी इसी तरह से स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रेस कर दिया जाता है, फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है हर्बेरियम शीट पे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। देखिए इस तरह से हर्बेरियम शीट बनता है और इसके साइड में इसी तरह से इंफॉर्मेशन लिखी होती है। देखिए ये ड्राई किया गया है, प्रेस कर दिया गया है और इसको हर्बेरियम शीट पे स्टिच कर दिया गया है। ठीक, ये क्या क्या होता है, देखिए साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, लोकल नेम लिखा जाता है, कलेक्टर का नाम लिखा जाता है, किसने इकट्ठा किया है, कहाँ से इकट्ठा किया, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक, लोकेलिटी, हैबिटेट, ये बहुत एक्सटेंसिवली मैं चली गई डिटेल में। मेनली जो है वो कलेक्टर का नाम, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, वर्नाकुलर नेम का मतलब है बेटा लोकल नेम पूछा जाएगा, यही सब जो है वो लिखा जाता है। हर्बेरियम की बात करते हैं बोटानिकल गार्डन की। बोटानिकल गार्डन जो है उसमें क्या होता है कि हम प्लांट्स को लाते हैं और अपने यहाँ कहीं भी, मतलब बोटानिकल गार्डन जो बनता है ना बेटा, बोटानिकल गार्डन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो प्लांट नेचुरली वहां ग्रो कर रहा था, नहीं, किसी दूसरी जगह से प्लांट के नेचुरल हैबिटेट से प्लांट को लाया जाएगा और उस गार्डन में ग्रो करवाया जाएगा। और उस गार्डन में जो है हर प्लांट पे उसका साइंटिफिक नेम और फैमिली भी लिखी होती है। इससे जो भी उसको देखने आएगा उसको पता चलेगा कि ये किस फैमिली का है, इसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे और क्या इसका स्पीसीज है। These specialized gardens have collection of living plants for reference. Reference मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए, हमें बस जानना है कि ये प्लांट जो है ये क्या काम का है, इसका जो है क्लासिफिकेशन किस तरह से है। ठीक, तो रेफरेंस के लिए जो लिविंग प्लांट्स हैं उनको स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो कराया जाता है। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। याद रखिएगा, बोटानिकल गार्डन में जो स्पीसीज ग्रो की जाती हैं वो क्यों ग्रो की जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए प्लांट स्पीसीज को ग्रो करवाया जाता है, ताकि अगर आपको नहीं भी पता है कि ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती है तो आप आराम से, अगर आपको वो स्पीसीज दिख रही है, उस पे उसका नाम भी लिखा होगा, उस पे उसकी फैमिली भी लिखी होगी, आप इजीली उसको पहचान लेंगे। देखिए, प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family। जो मैं कब से बता रही हूँ कि इन गार्डन में जो पेड़ होते हैं उन पे उनका फैमिली और साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको एज अ रेफरेंस ले सकें, जो भी जानकारी उस पर्टिकुलर प्लांट के रिलेटेड चाहिए वो उन्हें वहीं से मिल सके। जब आपको पता चलता है ना कि इसी क्लास का है, इस स्पीसीज का है, ये फैमिली होगी, तो थोड़ा आप कैरेक्टर्स को जो है वो इमेजिन कर पाते हैं कि इस प्लांट में किस तरह के कैरेक्टर्स रहे होंगे, क्यों इसको इस फैमिली में रखा गया है। सबसे फेमस, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस जो बोटेनिकल गार्डन है वो है क्यू बोटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड लंदन में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी बोटेनिकल गार्डन है, और एक बोटेनिकल गार्डन सबसे फेमस जो है और पहला जो था वो इंग्लैंड में था, लंदन में, और हमारे पास है फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये हो गया बोटेनिकल गार्डन। ये ध्यान से देखिए, देखिए कितना सुंदर है बोटेनिकल। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, नेचुरली ये ग्रो कर रहे हैं ये प्लांट्स, नेचुरली मतलब डेफिनेटली नेचुरल कंडीशंस में ही है सच तो, लेकिन इनको ना बाहर वाइल्ड कंडीशन से उठा के यहाँ लाया गया है। इन पे जो है फैमिली का नाम लिखा गया होगा, ताकि बाहर से आने वाला इनको एज अ रेफरेंस यूज कर सके। ठीक है, देखिए कितना सुंदर है, ऐसा खुद से लगता है, लगाना पड़ता है ऐसा, तभी इतना सुंदर बनता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम में एनिमल्स के स्पेसिमेन भी होते हैं। Biological museum are generally set up
in educational institutes such as schools and colleges. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेजेस में बनाए जाते हैं. म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. रेफरेंस समझते हो ना आप, जब किसी चीज को पढ़ते हुए आप किसी दूसरी बुक का आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन अच्छे से जानकारी के लिए आप कोई बड़ी बुक भी फॉलो करते हैं, तो उस बड़ी बुक को आप रेफरेंस बुक कह लेते हैं. उसी तरह से जब आप कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उस जानकारी के दौरान ये म्यूजियम और बोटानिकल गार्डन और हर्बेरियम जो है ये एज अ रेफरेंस काम करते हैं. इनसे आप थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो ले सकते हैं. तो म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है. हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स के स्पेसिमेन प्रिजर्व होते हैं. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solution. जो एनिमल स्पेसिमन है उनको जार में रखा जाता है, कोई कंटेनर लिया जाता है ग्लास का, उसके अंदर रखा जाता है और उसमें एक सॉल्यूशन भी डाला जाता है ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरा खत्म ना हो जाए, उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके. इसके लिए जार्स में लिविंग के साथ साथ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भी डाला जाएगा. प्लांट इन एनिमल स्पेसिमन मे बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमन. तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स को हमेशा ही जार के अंदर डालना है और कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल डालना है. प्लांट्स और एनिमल को एज अ ड्राई स्पेसिमन भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. तो क्या किया जाता है, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है. सबसे पहले उनको कलेक्ट करो, किल करो और फिर पिन कर दो उनको और बॉक्स में डाल दो. पिन मतलब उनको जैसे यही समझ लो कि किसी बोर्ड पे पिन कर दिया जाता है. ठीक है. लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. मतलब एक खोखला सा स्ट्रक्चर होता है बाहर से. बड़े बड़े एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं बस एक खोखला सा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसके अंदर किसी भी चीज़ की जो है वो स्टफिंग कर दी जाती है. इस तरह से लार्जर एनिमल्स और जो खासतौर पे बर्ड्स और मैमल्स हैं उनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है. ठीक. म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू. ठीक है. म्यूजियम में एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है. ठीक. ये देखिए अब ध्यान से, आपको क्या लगता है कि ये एनिमल असली एनिमल है? बिल्कुल ठीक है. बाहर से सिर्फ इसका खाली खाली होता है, बीच में उसको स्टफ किया जाता है. देखिए बिल्कुल असली लग रहा है ना ये एनिमल. ठीक. तो इसमें जो है वो स्टफिंग की जाती है खाली. ऐसा कहाँ, ऐसा थोड़ी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं. तो स्टफ जैसे गुड्डे गुड़िया बनती है ना स्टफ करके, वैसे ही स्टफ करके इन एनिमल्स को रखा जाता है. ये रियल एनिमल्स नहीं है. रियल एनिमल्स जार में होते हैं, जहाँ किल करके उनको जार में डाल देते हैं और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं. और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो स्टफ्ड हैं. समझ गए आप? तो ये आपका आज का लेक्चर था. दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़िए और ये क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं. थैंक यू.